करेंगे, L1 मिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ अहम राजनीतिक खबरों के साथ। 2024 का चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया एक साथ लड़ेगा। आज मुंबई मंथन में इंडिया ब्लॉक ने संकल्प लिया और एक साझा बयान जारी किया है। इसके अलावा गठबंधन के लिए एक थीम भी तय की गई है जिसका नाम है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके अलावा यह तय किया गया है कि जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और इसे पूरा किया जाएगा। बैठक में गठबंधन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति भी बनाई गई है जिसमें 13 पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, उद्धव की शिवसेना से संजय राउत और आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल हैं। इसके अलावा कमेटी में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को भी शामिल किया गया है। इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। इधर मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और अभी सरकार ने कमेटी बनाई है। इसे तुरंत लागू करने जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ कमेटी बनाई है और उस पर अभी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमित बताइए, एक देश एक परिवार की बात यहाँ पर, एक देश एक चुनाव की बात यहाँ पर लगभग कंफर्म है। तो क्या कुछ है इसे लेके? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ बनाई गई है, ऐलान किया है, पब्लिक डोमेन में जाना है, संसद में चर्चा होगी, लंबा मामला है, लेकिन क्या इसके निहितार्थ लिखा ले जाएं?
और देखिए, एक देश एक चुनाव जो है, अगर हम वक्तव्य के ऊपर गौर करें, पिछले 2 सालों में अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। और कुछ समय पहले पीएम मोदी ने संसद में भी एक वक्तव्य के दौरान एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तो ये एजेंडे में है। और अब जो संसद सत्र ये बुलाया गया है, इसकी प्रबल संभावना है कुछ न कुछ इसके बारे में संसद में या तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर इसके बारे में चर्चा की जाएगी औपचारिक रूप से, या कुछ एक औपचारिक पटल पे लाया जाएगा। और जहां तक कमेटी का सवाल है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक ये पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी लोगों से मिलने का भी काम यहां पर शुरू कर दिया है कमेटी ने, और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके अलावा संघ प्रमुख से भी इस कमेटी ने मुलाकात की। तो क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है, इसकी तैयारी बहुत कुछ हो रही है। और मंशा इसके पीछे सरकार की साफ तौर पर नजर आ रही है कि बहुत पॉजिटिव है, सरकार लाना चाहती है। तमाम शीर्ष नेताओं के बयान भी इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, इसके सामने आने के बाद कल से देखिए आज तक हर बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित। तो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कमेटी बन गई है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव पर कमेटी को हड़बड़ी में लिया गया कदम बता दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। और जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, तो ये देश के संघीय ढांचे पर खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाने को भी गलत बताया है। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो खैर, एक बड़ी पहल है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा सियासी उलटफेर करने वाला, ऐसे आगे इस पर सबकी नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन से लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत होगी। बहरहाल हम संसद के विशेष सत्र पर अब आगे बातचीत करते हैं। तो सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, लेकिन इस सत्र का एजेंडा क्या होगा यह साफ नहीं है। सरकार ने सिर्फ अमृतकाल में अच्छी चर्चा की उम्मीद के साथ सत्र का ऐलान किया है। अब विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। चर्चा है कि यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है और एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र का एजेंडा तय होते ही वो इसकी जानकारी देंगे। विशेष सत्र में जो एजेंडा है, आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं, 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। तो अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, अब सत्र बुला लिया गया है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं जब होगा बता देंगे आपको, लेकिन क्या अटकलें हैं इसके पीछे, क्या मकसद हो सकता है इस सत्र का? देखिए, बहुत इसके मायने हैं। अगर हम 2-3 चरणों में इसकी बात करें, तो सबसे पहली चीज की गणेश चतुर्थी का वक्त उस वक्त के आसपास का होगा, 18 से 23 सितंबर के बीच में। तो शुभ कार्य जो होता है भारतीय मान्यताओं के अनुसार, वह इसी दौरान ज्यादातर संपन्न होते हैं। मसलन पुरानी संसद से नई संसद में इसका स्थानांतरित होना एक पहलू यह है, ये सारी प्रक्रिया भी होने की संभावना है। दूसरी चीज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो चीजें हैं, या तो वक्तव्य सामने आएगा, या बिल इंट्रोड्यूस होगा, या फिर कुछ किसी न किसी तरीके से जो सरकार इसको अपना वक्तव्य सामने लाएगी। और तीसरी जो अहम चीज है, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आने वाले दिनों में चुनाव से पहले किस तरीके से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इसके बारे में भी चर्चा होने की इस सत्र में बहुत संभावना है। और सरकार अपने आप को एक तरीके से शोकेस करेगी कि उसने पिछले 9 सालों के दौरान और 2024 के चुनाव से पहले देश के लिए क्या क्या कर दिया है और आने वाले दिनों में क्या क्या योजनाएं भी हैं। इन सारी चीजों को रेखांकित भी किया जाएगा।
जी अमित, बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि अगले साल चुनाव है और सरगर्मियां बढ़ रही हैं और उसकी तपिश भी अब धीरे धीरे महसूस होने लगी है सारे राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर। कहें बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। इधर बीजेपी के मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी आज से हो गया है। दिल्ली में आज अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की और कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आने वाला काल अमृत काल का होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के हर ब्लॉक से वहां की मिट्टी का एक एक कलश लाया जाएगा। शाह ने कहा कि पिछले 75 साल तक हमने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं और अब सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए राजनीतिक खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं बाजार का, जहां से आज अच्छी खबर आ रही है। आज बाजार में सितंबर सीरीज का शानदार आगाज हुआ। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। ऑटो इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। सेंसेक्स 556 अंक चढ़कर 65,387 पे पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 182 अंक चढ़ा और 19,435 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा हमने खरीदारी जो देखी उसमें मेटल, पीएसई, एनर्जी शेयर रहे। ऑटो इंफ्रा बैंकिंग शेयरों में भी आज हमने एक अच्छी तेजी का दौर देखा। अगले 5 साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अच्छे हो सकते हैं, ऐसा कहना एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का। उन्होंने आगे कहा कि कैपिटल गुड्स कंपनियों के ऑर्डर बुक अच्छे लग रहे हैं, इसलिए निवेशक इस थीम पर नजर रख सकते हैं। हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो है कि पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहें, मतलब ऐसी जगह जहां पे अर्निंग्स के जो पथ है वो काफी स्ट्रांग रहे। और हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसी 5 जगह है मार्केट में जहां पे कि मार्केट कंपनीज के अर्निंग्स जो है काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसमें से एक मेरे को जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल एक स्ट्रांग आने वाला है इंडिया में, और चल रहा है और आगे और स्ट्रांग होगा, ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। सो उसमें ये सारी जो कंपनीज है वो अच्छी फिट होती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 साल बरकरार रहने वाली एक थीम है, जो शायद अगर अपने को अगले साल एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है देन ये ट्रेंड एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है उसके बाद। सो कुछ कंपनीज जो इसमें फिट होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे हो, और मिड और स्मॉल कैप में उनके ऑर्डर बुक्स जो हैं वो 4-5 साल के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। और बात कर लेते हैं ऑटो नंबर्स की। अगस्त में ऑटो कंपनियों के नंबर मिले जुले दिखे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, कैसा देखा जाए अब जस्ट ये जो हम मान सकते हैं कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत पे हम खड़े हुए हैं या हो चुकी है, किस तरह के नंबर्स दिखाए हैं कंपनियों ने? देखिए, नंबर्स अभी तक तो मिले जुले आए हैं जो आंकड़े देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में अब जो मंथ शुरू होंगे यहाँ से अधिक मास के बाद के, वहां पर नंबर्स थोड़ा सा पिकअप करते हुए दिखाई जरूर पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स की अगर बात की जाए तो जो 3 नंबर्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें स्कॉट्स कुबोटा 8-8.5% के आसपास बिक्री गिरी है, करीब 6,111 यूनिट के सामने 5,593 यूनिट आई है। घरेलू बिक्री भी अनुमान जो लगाया गया था उससे नीचे ही है, 2-2.25% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर भी देखने को मिला। और एक्सपोर्ट का नंबर भी 50% का एक डिक्लाइन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, करीब 395 यूनिट आया जो कि 803 यूनिट था। तो वीक साइड पे नंबर है, इसलिए रिएक्शन भी लगातार तेजी हुआ, थोड़े प्रेशर में है। बजाज ऑटो के नंबर्स में अनुमान था 3.3 के आसपास रहने का, 3.41, तो अनुमान से थोड़ा सा बेटर साइड पर बजाज ऑटो की अगस्त की बिक्री आते हुए दिखाई पड़ी है। टोटल सेल्स हालांकि गिरी, इनकी 3.41 जरूर आई है 4.01 से गिरकर, लेकिन ज्यादा गिरने का अनुमान था, थोड़ा कम गिरी है। इसके अलावा कंपनी के जो डोमेस्टिक सेल्स है करीब 2.05 लाख यूनिट आई है, 2.56 लाख से घटकर। एक्सपोर्ट्स के नंबर में यहां पर भी डिक्लाइन है, 1.36 लाख के आसपास 1.44 लाख के सामने नंबर आता दिखाई पड़ा है। और टू व्हीलर की बिक्री भी करीब 2.85 लाख आई है जो कि 3.55 लाख के सामने आई है। तो वाई बेसिस पे नंबर्स वीक हैं, लेकिन डोमेस्टिक नंबर या ओवरऑल नंबर जो है वो अनुमान से थोड़े से बेटर है, यानी कम गिरे हैं। इसके अलावा M&M के नंबर्स के भी अगर अनुमान लगाया जाए तो 65,000 का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, करीब 70,350 है, तो ये नंबर अनुमान से बेटर आया है। 19% की एक बढ़त यहां पर देखने को मिली है वाई बेसिस पर। कुल बिक्री में पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 25% बढ़ी है, 37,270 के आसपास यूनिट्स यहां पर आई हैं, जो कि 29,852 पिछले साल देखने को मिली थी। इसके अलावा SUVs यहां पर बिक्री अच्छी आई है, 26% की बढ़त है, 37,270
यूनिट यहाँ देखने को मिली है, एक अच्छा इजाफा वाई बेसिस पे देखने को मिला, और नए जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो सो फार M&M के नंबर्स अनुमान से बेटर, एस्कॉर्ट्स के नंबर, बजाज के नंबर अनुमान से कम गिरे, और इन लाइन के नंबर आप कह सकते हैं एस्कॉर्ट साइड पे थोड़े वीक साइड पे नंबर वहाँ देखने को मिले हैं। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इन ऑटो नंबर्स के लिए। सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को लॉन्च कर दिया। इस स्कीम के तहत जीएसटी बिल को अपलोड करके आप लखपति बन सकते हैं। जी हां, कोई भी ग्राहक अपने बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप या पोर्टल पर अपलोड कर सकता है, और इसके बाद हर 3 महीने में एक लॉटरी निकलने पर लाखों के इनाम भी जीते जा सकते हैं। तो क्या है ये पूरी योजना और कौन से बिल दिलाएंगे आपको लाखों रुपए के ये इनाम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। बाजार में खरीदारी करते वक्त आपकी एक छोटी सी समझदारी आपको करोड़पति बना सकते हैं। जी हाँ, सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लेके आई है, जिसमें हर तिमाही 2 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और 800 लोगों को 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सरकार के बताए गए पोर्टल या ऐप पर जो जीएसटी बिल है वो अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ये है कि जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो दुकानदार से जो जीएसटी बिल है वो लेना ना भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसे अपने साथ सुरक्षित रखें। इसके बाद आपको भारत सरकार के मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर जाना है, या फिर आप प्ले स्टोर से मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पहली बार इसमें जाते हैं तो आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, उसमें आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, और OTP के जरिए से वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, और उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो ऐप के कैमरे से सीधे बिल का फोटो खींच के इसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप फोटो खींच के गैलरी में सेव कर सकते हैं, इसे फिर से अपलोड कर सकते हैं, और या फिर आप जो PDF फाइल है इसे भी अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप ये फाइल अपलोड कर लेते हैं, जो बिल का जो फोटो है वो अपलोड कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बिल की तमाम जानकारियां हैं, चाहे वो इनवॉइस नंबर हो, GSTN नंबर हो, या फिर कितने का बिल है, उसमें टैक्स की देनदारी कितनी बनती है, ये सारी जो जानकारी है ये ऑटोमेटिकली आपको सामने अपने स्क्रीन पे दिख जाएगी। आपको बस ये करना है कि एक बार इसे रिव्यू करना है, एक बार इसे पढ़ लेना है, मैच करना है कि ये जो आपके बिल में दी गई जानकारी है उससे वो मैच करता है कि नहीं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उस पर सबमिट बटन दबा देंगे और आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बिल आपने रखा है इसका इंपॉर्टेंस अभी खत्म नहीं हो जाता है। जब तक ये स्कीम का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं होता है, तब तक आपको अपना बिल जो है वो सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर आप लकी रहते हैं और अगर आपको इनाम मिलता है तो ये एक प्रूफ रहेगा जिसके जरिए आप ये इनाम ले सकते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार आपको एक जीएसटी बिल दिला सकता है, करोड़ों के इनाम। चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मिशन आदित्य L1 की। देखिए काउंटडाउन घट के 19.5 घंटे रह गया है, यानी 11:50 जो कल का वक्त है वो अब नजदीक और आ गया है। ब्रेक के बाद आदित्य मिशन की बात। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मिशन लॉन्च होगा। L1 पॉइंट पर सूर्ययान अध्ययन करेगा। तो आइए आपको बताते हैं। तो ये काउंटडाउन जो आपके सामने जारी है, अब 19 घंटे 28 मिनट का समय रह गया। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ये हमारा मिशन है क्या। चांद पर तो हम पहुंच गए, लेकिन अब सूर्य नमस्कार की बारी है। तो मिशन आदित्य L1 कल यानी कि 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है। PSLV XL ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL ये लेकर उड़ेगा हमारे आदित्य को। मिशन का जो बजट है वो करीब 400 करोड़ रुपए का है, और कल 11:50 पे ये उड़ान शुरू होगी। ये देखिए, ये मार्क 3 से अलग है, लंबा रॉकेट है और दूर तक जाता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और उसका भी XL मॉडल है। ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 जिसको आप कह रहे हैं, वहां पर से ये देखिए ये ले जाके हमारे आदित्य इस प्यारे से वाहन को छोड़ देगा। सैटेलाइट की तरह ये दिख रहा है। तो जैसा चंद्रयान था वैसा ये आदित्य है। अब ये क्या है आदित्य L1? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, थोड़ा समझ लीजिए, आगे मत फायर कीजिएगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज भी इसको खींचेगा, पृथ्वी भी इसको खींचेगी, और ये बीच में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा पॉइंट है, ना आगे ना पीछे की तरफ।
तो वो लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पे ये जाएगा, वहीं से ये स्टडी करने वाला है। ऐसा बिंदु जहां अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हाई होते हैं, दोनों तरफ के फोर्सेस बराबर काम करेंगे, तो उस जगह पर ये पहुंचेगा। कम ईंधन के साथ ऑर्बिट में बने रहना संभव है, ये कारण है वहां पर इसको रखने का, और वहां से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। आगे बढ़ते हैं, मकसद क्या है अब इसे भेजने का? तो निर्बाध तरीके से सूर्य पर नजर रखना। हम सूरज के बहुत पास तो नहीं जा सकते, लेकिन एक ऐसे डिस्टेंस पर ये पहुंचेगा जहां से सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी की जाएगी। सोलर एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग ये कर पाएगा। सूरज में बहुत कुछ घटता है एट ए टाइम, वो हमारी पृथ्वी पर जीवन देने वाला एकमात्र सितारा है, तो उसको स्टडी करेगा। कोरोना से निकलने वाली गर्मी की ये स्टडी करेगा। उसके अलावा सूरज में जो सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश करेगा, यानी सूरज के आसपास का जो करोड़ों किलोमीटर का डायमीटर है उसको ये स्टडी करेगा। उसके अलावा ये देखने की करेगा कि जो सूर्य से गर्म लहरें निकलती हैं और फिर उससे जो सौर हवाएं होती हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, एटमॉस्फेयर में उसका क्या फर्क पड़ता है, जो सोलर टेम्परेचर है या जो स्पेस टेम्परेचर है वो कितना इंपैक्ट होता है, स्पेस वेदर पर सूर्य के असर की मॉनिटरिंग, वही कि जो पूरा स्पेस का वेदर है, जो तापमान है, सूरज उस पर कितना इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा सौर तूफानों और सौर लहरों की स्टडी, मतलब सूरज में कई तूफान आते रहते हैं, बड़ी बड़ी किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती रहती हैं, उन सबकी स्टडी ये करेगा, और वो हमारे लिए बहुत काम की है। ये स्टडी करेगा कैसे? तो इस पे कुछ स्पेशल 7 तरीके के पेलोड्स लगाए गए हैं, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अगले बुलेटिन में 5 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, वहां पे बताऊंगा इसमें कि कौन कौन से पेलोड्स लेकर ये जा रहा है। पेलोड्स का मतलब क्या होता है वो तो आप समझ गए, कि स्टडी करने के लिए कौन कौन से यंत्र इसमें लगाएंगे, उनका डिटेल में वर्णन आपको करेंगे 5 बजे के बुलेटिन में। लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, और ये घड़ी धीरे धीरे उल्टी भाग रही है चंद्रयान की सफलता के बाद। अब हम मिशन आदित्य L1 पे हमारी नजर है। नोट कर लीजिए टाइम, कल 11:50 पर।